सास बहू के बारे में आप क्या जानते हैं? सिर्फ लड़ाई झगड़ा। सास ने बहू को ताने दिए, बहू ने सास को खाना नहीं दिया। लेकिन मेरी कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी कहानी में सास एक बहुत अच्छी सास है और बहू एक बहुत अच्छी बहू है, जो अपनी सास को माँ समझती है और सास अपनी बहू को बेटी समझती है। सास बहू की कहानी की मैं बहू हूँ। मैं एक यूपी के एक छोटे से शहर बुलंदशहर से हूँ। मेरी सारी पढ़ाई, मेरी सारी एजुकेशन, स्कूलिंग, कॉलेज सब कुछ वहीं से हुआ है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और 2007 में मेरी शादी हुई है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा कि लोग सोचते हैं कि शादी के बाद ससुराल मिलेगा, बहुत परेशानियाँ होंगी, कुछ भी होगा। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ सभी लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका, सबसे बड़ा एक दिक्कत का पीरियड जब आया, जब 2012 में मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो जाती है। मैं अपने बच्चों के साथ वेकेशन के लिए अपने घर गई हुई थी और वहाँ पर मेरे पास मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि पापा को हार्ट अटैक हुआ है और तुम फ़ौरन वापस आ जाओ। हम लोग लंच करने के लिए बैठ रहे थे अपने घर पर भाई के साथ। फिर हम सब ने लंच छोड़ा, मैंने अपनी बेटी को लिया और मेरे भाई और मैं, हम लोग दिल्ली आ गए फ़ौरन वापस और उनको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। हम एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल लगातार जाते रहे। हॉस्पिटल में मैं उनसे मिली, उनसे बात करी, उनको देखा और आज भी उस मोमेंट को, उस कॉल को, उस दिन को जब मैं याद करती हूँ तो मैं काँप जाती हूँ। उसी शाम, उसी सेम डे, सेम इवनिंग मेरे फादर की उसी हॉस्पिटल में डेथ हो गई और मतलब हम बिल्कुल बिखर गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब हम कहाँ से शुरू करेंगे या हमारी ज़िंदगी में आगे क्या होगा। बिल्कुल सब ब्लैक था, आगे अंधेरा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि अब क्या होना है आगे। उसके बाद में हमारी ज़िंदगी में परेशानियां शुरू हो गई और उन परेशानियों से लड़ने के लिए, उन परेशानियों से जूझने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। जिम्मेदारियां थी, एक बच्ची थी, मेरी दूसरी डिलीवरी होने वाली थी और हस्बैंड की कमाई लिमिटेड थी। हमने फिर बहुत सोचा क्या करें क्या करें। हमारे घर में जब मैं शादी होकर आई थी तो बहुत ज़्यादा दावतों का सिलसिला होता था, बहुत ज़्यादा दावतें होती थी, बहुत ज़्यादा खाने बनते थे, बहुत ज़्यादा लोग आते जाते थे, तो सब लोग खाने की बहुत तारीफ़ किया करते थे। मेरी मदर इन लॉ कि खाने की सब लोग बहुत तारीफ़ करते थे और हम लोग दावतें करते थे। उसमें सब लोग हमसे यही कहते थे कि आप इस खाने को बाहर लेकर जाएं, आप इसको कमर्शियली कुछ करें। हम इसको कमर्शियली कैसे करेंगे? लेकिन जब हमारे ऊपर परेशानियों का दौर आया, हम परेशान हुए तो फिर हमने सोचा कि जो हमारा टैलेंट है, जो हम खाना बनाते हैं या मदर इन लॉ जो खाना बनाती हैं, हम लोग इसको आगे लेकर चलते हैं। मुझे याद है हमारा जो सबसे पहला इवेंट था वह ये था कि हम मेले जो होते हैं, दिवाली के मेले या दुर्गा पूजा के मेले, वहाँ पर लोग खाने का स्टॉल लगाते हैं। हमने ये सोचा कि इन खाने की स्टॉल में जो लोग लगाते हैं और हम खाना खाते हैं तो खाना किसी का भी अच्छा नहीं होता था, तब भी वह लोग सेल कर रहे होते हैं और जबकि हमारा खाना बहुत अच्छा है। तो ये दिमाग में आया कि क्यों ना हम इन मेलों में अपना स्टॉल लगाएं ताकि हम इन खानों से कुछ कमाई कर सकें, ताकि हम फाइनेंशियली मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकूं और हम इसको आगे बढ़ा सकें। हमने सबसे पहले इसी तरह के मेलों में खाना लगाना शुरू करा। प्रोफेशनली हमने पहला होटल अप्रोच किया जहां हमने एक ₹30,000 का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें हमें 10 दिन का एक फेस्टिवल करना था और हमने वहाँ उस फेस्टिवल में अपने ही घर के सारे खाने बनाए। हमने कोई अलग से खाने नहीं बनाए, जो हमारे घर के खाने थे हमने उन्हीं खानों पर फोकस करके उन्हीं खानों को हम लेकर आए और लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। वह हमारा कमर्शियली एक पहला ऐसा एडवेंचर था जो कि हम 5 स्टार के साथ कर रहे थे। अभी तक हम मेलों में कर रहे थे और कैंटीनों में किया, लेकिन ये पहला हमारा मौका था कि हम एक बड़ी इंडस्ट्रीज़ में कदम रख रहे थे। इसके बाद
एक से दूसरे फेस्टिवल, दूसरे से तीसरे फेस्टिवल, एक अलग अलग होटल, अलग अलग प्रॉपर्टी ने हमें अप्रोच किया और हम एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह अपने फेस्टिवल करने लगे। हम अपने ही घर के खाने, वही पुराने खाने सब जगह लेकर जाते थे, वही खाने हम सब जगह बनाते थे। उसके बाद में हम लोगों ने इंटरनेशनली काफ़ी सफ़र करे। हमने दुबई में फ़ेस्टिवल करा, बहरीन में फ़ेस्टिवल करा और ये अमाउंट जो हम 30,000 से शुरू हुए थे ये बढ़कर अब 3 लाख तक पहुंच गया था। 2 से 3 लाख रुपए हम पर फेस्टिवल हर जगह से अब हम कमाने शुरू हो गए थे। जितने ही जानी मानी हस्तियां हैं ये लोग हमारे फेस्टिवल में आते रहे। हम 5 स्टार तक पहुंच चुके थे, घर के किचन से 5 स्टार तक का सफ़र तय कर चुके थे। इससे ज़्यादा कोई क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? उसकी क्या क्या ख्वाहिश हो जाती है कि इसके आगे अब हम क्या करेंगे। लेकिन इसके आगे भी हमारे लिए और बहुत कुछ रखा था और वो था बॉलीवुड तक पहुंचना। एक के बाद एक दूसरे लोगों ने हमें कनेक्ट करते रहे और यहाँ से हम एक बिल्कुल अलग दुनिया में चले गए, बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चले गए कि हम लोग जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे क्या कभी हम उनसे मिल सकते हैं, आज हम उनसे मिल रहे थे, उनको अपना खाना खिला रहे थे, वो हमारे खाने की तारीफ कर रहे थे। ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी। मैं आपको कुछ वक्त पहले की बात बताती हूँ। हमारे पास फ़ोन आया राजकुमार राज का। वो हमसे पहले भी काफ़ी खाने ऑर्डर कर चुके थे, अपनी कैटरिंग करा चुके थे और उन्होंने हमसे खाना मंगवाया जो कि उनका दिल्ली में शूट हो रहा था। एक पुलिस स्टेशन में वो शूट कर रहे थे, वहाँ उनको मैं खाना देने के लिए गई। वो उस शूट को छोड़कर, शूट को रोककर उन्होंने अपने किसी असिस्टेंट को, अप्लाई को नहीं बोला कि जाकर तुम खाना रिसीव कर लो। वो खुद खाना रिसीव करने के लिए आए और उन्होंने खाना रिसीव करा और हमसे बातचीत करी और उन्होंने पहले भी काफ़ी हमसे खाना टेस्ट कर चुके थे। अब इसके आगे हम नहीं सोचना चाहते थे कि हम इससे भी कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत कुछ अचीव कर चुके थे। घर के छोटे से किचन से हम पहले 5 स्टार होटल तक पहुँचे। 5 स्टार होटल के बाद में हम बॉलीवुड में कदम रख चुके थे, उन लोगों को अपना खाना सर्व कर रहे थे। अब हमारे कमर्शियल एंगल और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन ज़िंदगी सिर्फ आसान और अच्छाइयों की कहानी नहीं है, ज़िंदगी में मुश्किलें भी आती हैं। इसी तरह हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलते चलते एकदम से एक झटके में रुक गई जब 2020 में कोविड आ गया। कोविड ने सिर्फ हमारी बल्कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को एकदम से रोक दिया। कोविड के वक्त पर हमारे पास 80 लाख के ऑर्डर थे जो इंटरनेशनल वेडिंग्स के ऑफर थे, जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन हो चुका था। लेकिन क्योंकि कोविड आ गया और कोविड ने सभी को रोक दिया, एकदम से दुनिया थम गई। उसी तरह से ये समझ नहीं आ रहा था कि हमारी दुनिया भी थम गई थी और हम समझ नहीं पा रहे थे कि अब हम क्या करेंगे। हम बिल्कुल बिखर गए थे, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट हमारे पास नहीं थी। हम घर में बैठे एक दिन बातचीत कर रहे थे और फिर हमने अपने घर में मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, हम सब लोगों ने मिलकर तय किया कि हम घर से ही किचन शुरू करते हैं, क्लाउड किचन स्टार्ट करते हैं। हम घर से ही खाना बनाकर लोगों को बेचते हैं और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमने अपना मेन्यू डाला और हमने ये उम्मीद करी कि लोग हमें इसी पर ऑर्डर दें और हम अपने ही घर के किचन से, अपने ही घर के बर्तनों से। और कोविड में कोई आ जा भी नहीं रहा था, कोई हेल्प नहीं थी, कुछ भी नहीं था हमारे पास। हमने खुद ही लोगों से ऑर्डर लेने शुरू करे और फिर उसके बाद में हमने वो खाना बनाकर लोगों को सप्लाई करना शुरू करा। ये हमारी मुगल प्लेट की पहली शुरुआत थी। हमने घर में बैठकर सोचा और घर में अपने ही किचन से मुगल प्लेट क्लाउड किचन की शुरुआत करी। वहाँ से सफ़र चलता चला गया और एक के बाद एक हम स्टेप लेते चले गए। आज मुगल प्लेट एक कमर्शियल किचन है और हम बाहर चले गए हैं उसको लेकर। अपने घर से हमने अभी रिसेंटली उसकी फ्रेंचाइजी साइन की है। उसके अलावा हमने 3 फ्रेंचाइजी और साइन की हुई हैं कमर्शियली एंगल से। अब हम इसमें आ गए हैं और अब हम उससे महीने के अपने अच्छे खासे पैसे कमाने लगे हैं। शुरुआत में हमने
अपनी बिरयानी को जब मेलों में बेचा था तो 200 रुपये से शुरुआत करी थी। 200 रुपये की एक छोटी सी रकम से हमने उसको बेचना शुरू किया था। आज मुग़ल प्लेट के ज़रिए हम उस बिरयानी को 200 रुपये से 2000 रुपये तक और 5000 तक बेचते हैं। हमें अपना पहला ऑर्डर 30,000 रुपये का मिला था और 30,000 रुपये से आज हम महीने के 10 से 15 लाख रुपए महीना कमाते हैं अपने किचन से, अपने मुग़ल प्लेट के किचन से। और अब हम जिंदगी में बस आगे ही बढ़ने की सोच रखते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं अपनी जर्नी से आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप कभी भी ये ना समझे कि हमारी नानी दादी या किसी की भी माँ की, किसी की भी जो बातें हैं, जो उनके हुनर हैं या जो वह हमें सिखाना चाह रही हैं, वो किसी भी तरह से कम नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं कहूँगी कि पढ़ाई कुछ नहीं है, पढ़ाई बहुत कुछ है। पढ़ाई आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अहम रोल करती है। पढ़ाई से हमारी दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाता है, लेकिन पढ़ाई सब कुछ नहीं है। आपके अंदर का जो टैलेंट है, आपका जो भी हुनर है, आप अपने उस हुनर को पहचानिए और उस हुनर को पहचानने के बाद में आप उस पर कोशिश करिए। बस एक पहला कदम उठाना मुश्किल है, उसके बाद में एक कदम उठाना आसान हो जाता है। अपने हुनर को पहचानिए। अपनी नानी दादी माँ, हर इंसान के जो भी आप ज़िंदगी में सीख सकते हैं वो सीखिए और उसी हुनर को लेकर आगे चलिए। और मैं ये उम्मीद करूँगी कि मेरी कहानी से भी आप लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलेगी। आप उसमें अपने हुनर को पहचान कर आगे बढ़ने की कोशिश करें और उसके अंदर जोश पूरा रहना चाहिए। आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।